वेलकम बैक नादरीन। ताहिर शेख एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। हालात हाजरा का यह एपिसोड चल रहा है। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुर्रा अर्ज के सबसे बड़े इलेक्शन यानी कि यूएस इलेक्शंस आज से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं और इसी सिलसिले में हमने बात करने के लिए दावत दी है हमारे रेगुलर न्यूज़ एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को पाकिस्तान से। सलमान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ सारे, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ सलमान, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला शो में आने के लिए। सलमान, हर तरफ एक ही बात है, कौन जीतेगा ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? जो बाइडन या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेकंड अपनी सदारती जो उनका ओहदा है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या ख्याल है आपका और क्या कहेंगे इस बारे में? और जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा था, बहुत कुछ स्टेक पर है और बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है। मैं इससे सिर्फ आपको अंदाज़ा लगा लूँ, जो मैगजीन्स और दुनिया के जो जरीदे और जो अखबार लिख रहे हैं कि यूएस की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है नवंबर 3 को। अच्छा, मैं एक ज़रा कोट आपको शुरू में कर दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। जब ग्रेट डिप्रेशन में 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, जब आपको मालूम ही है कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था पूरी दुनिया में, खासतौर पर अमेरिका में, तो उसके बाद 1932 के जो इलेक्शन थे उसमें जो रोजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जिनको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से भी जानते हैं, जब उनसे पूछा गया, वो रन कर रहे थे प्रेसिडेंट के लिए, तो उनको कहा गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है और अगर आपका रिकवरी प्रोग्राम फेल हो गया तो आपको अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन तारीख में जो है वो सबसे बुरा प्रेसिडेंट के तौर पर जाना जाएगा। तो उन्होंने बड़ा तारीखी जुमला कहा था जो कि अभी बिल्कुल जो है वो फिट आता है इस सिचुएशन पे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा जो है वो रिकवरी प्रोग्राम फेल हो गया तो मैं आखिरी प्रेसिडेंट होऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स का। तो ये ऐसा ही कुछ है, इस इलेक्शन में भी बहुत कुछ स्टेक्स पर है और हम पॉइंट बाय पॉइंट पहले बात करते हैं कि क्या है और उसके बाद फिर हम देखते हैं, आखिर में हम बात करेंगे कि क्या चांसेस हैं और क्या है। सबसे पहले जो लास्ट डिबेट हुई है, ताहिर हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि 3 डिबेट्स बेसिकली शेड्यूल्ड हुई थी। ठीक है। एक डिबेट हुई, पहली हमने उसमें बात की है, उसमें काफ़ी बदतमीजी हुई और वो जो रूल्स और रेगुलेशन ब्रेक हुए। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट जो थी वो कैंसिल हो गई। उसकी वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव आ गया और वो 2 से 3 दिन में दोबारा से आ गए रिकवर होकर व्हाइट हाउस, और उन्होंने कहा कि भाई मैं रेडी हूँ सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए। लेकिन जो बाइडन ने कहा कि मैं इन पर्सन नहीं कर सकूंगा, तो आप ऐसा करें कि उनको प्रेसिडेंशियल डिबेट से कहा कि आप वर्चुअल कर लें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं वर्चुअल नहीं करूंगा। तो आप ये देख रहे हैं अमेरिकन हिस्ट्री में कभी अनप्रेसिडेंटेड, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आर्ग्यू हो रहा है और इस तरीके से। तो तीसरी और फाइनल डिबेट जो कि हो चुकी है और उसमें से फिर हम आगे बढ़ते हैं उसी से। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन जो भी है वो होता इशू बेस्ड है। बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जो आप अगर हम उससे पूछेंगे जो क्रूशियल पॉइंट होगा इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो है कोविड-19 की हैंडलिंग, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, अमेरिका में तकरीबन एस्टिमेट जो है उसके मुताबिक 2,20,000 के करीब जो लोग हैं वो उनका इंतकाल हो चुका है कोविड-19 की वजह से, और बड़ा फिगर है। और जो पूरी दुनिया की फिगर है वो तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर, तो तकरीबन 20% शेयर बनता है टोटल। सॉरी सलमान, आपकी आवाज़ थोड़ा सा ग्लिच आया था, क्या कहा आपने? 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, सॉरी वो मैं सेकंड पार्ट मिस कर गया। हाँ, तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर लोग जो है वो पूरी दुनिया में इंतकाल कर गए हैं कोविड-19 की वजह से। ठीक है। और उनमें से तकरीबन 2 लाख के करीब, 2,20,000 के करीब जो है वो सिर्फ अमेरिका में हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 20% शेयर है अमेरिका का टोटल कोविड-19 की जो डेथ रेट है। अब आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 फिर हमने तफसील से बात की कि शटडाउन हुआ और हमने बोला कि भाई लॉकडाउन वर्सेस लॉकडाउन की डिबेट भी हमने की कि भाई इससे हुआ क्या, वो हम डिटेल में सब कुछ कर चुके हैं। ये इशू ताहिर इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा क्रूशल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पर हम दोबारा से आते हैं, इमिग्रेंट क्राइसिस जो है वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट इस इलेक्शन के दौरान रहेगा, वो भी डिसाइसिव रहेगा। 11 मिलियन यानी 11 मिलियन जो इमिग्रेंट्स हैं अनडॉक्यूमेंटेड, वो अमेरिका में मौजूद हैं और उनको अभी उनके लिए रजिस्ट्रेशन करनी है कि उनको क्या करें, उनको मतलब सिटीजनशिप की तरफ जो है पाथवे दे दिया जाए या उनको रिपोर्ट करें, क्या करें उनका। उनमें से 500 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं मिल रहे, जिनको बॉर्डर्स पे अलग किया गया है अपने पेरेंट्स से। वो 500 बच्चे ऐसे हैं जिनको कैंप्स में रखा हुआ है और उनके माँ बाप ही नहीं मिल रहे। तो मतलब ये क्राइसिस क्रिएट हो चुका है इमिग्रेंट के हवाले से अगर हम बात करें। तीसरा जो चीज़ है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे इस डिबेट के दौरान भी बात हुई।
जो बाइडेन ने एक बात कही है कि मैं जैसे ही इलेक्ट होऊंगा, मैं आकर जो पेरिस अकॉर्ड है उसके दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जिससे बैक हो गए। ठीक है, आपको मालूम ही है। और डोनाल्ड ट्रम्प अक्सर कहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज वाला जो पूरा स्लोगन है, ये हॉक्स है बेसिकली, इसमें इतनी जान नहीं है, इसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके पेश किया जाता है हमेशा क्लाइमेट चेंज को। वो आपको पता है पूरी तफसील से, वो हमेशा से कहते आए। लेकिन जो बाइडेन ने कहा है कि मैं इलेक्ट होते ही पेरिस अकॉर्ड को ज्वाइन कर लूंगा। इस क्राइसिस ने जाहिर किया ये है कि अमेरिका में 3 चीजों को एक्सपोज कर दिया है। इनकम इनइक्वालिटी, जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम हुई थी, उसको एक्सपोज कर दिया। हम पहले भी बता चुके हैं कि तकरीबन इस क्राइसिस के दौरान जो बिलियनियर्स हैं, उन्होंने तकरीबन 750 बिलियन के करीब पैसे जो है, वेल्थ जो है ऐड किया है अपने अंदर, अपनी जो दौलत के अंदर ऐड किया है सिर्फ इस क्राइसिस के दौरान। ठीक है, मोर देन $750 बिलियन। तो आपको अंदाजा लगा ले कि इनकम इनइक्वालिटी का हाल क्या हो चुका है अमेरिका में। दूसरी चीज जो एक्सपोज की है वो हेल्थ केयर सिस्टम है। आपको मालूम चल गया कि हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और इस डिबेट में भी बात हुई है कि ओबामा केयर को जो है वो ट्रम्प कह रहा है कि ओबामा केयर को बिल्कुल रिपील कर देना चाहिए और इसकी जगह नया हेल्थ केयर सिस्टम आना चाहिए। तीसरी चीज जो एक्सपोज हुई है बुरी तरीके से, वो रेशियल डिफरेंस है। अब आप देखें, ब्लैक लाइफ मैटर्स हम बात करें, वो चली पूरी और सारा सब कुछ हुआ, और डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको किस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करी। उन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उस तरीके से हैंडल नहीं किया जिस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था। बहरहाल, लेकिन रेशियल प्रॉब्लम जो है वो खुल के सामने आ गया कि रेशियल प्रॉब्लम है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि मैंने लेजिस्लेशन की है, रेशियल जो ये प्रॉब्लम है अमेरिका में, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, एड्रेस करने की कोशिश की है। देखिए, उसका एक ही हल है ताहिर, जब तक जो है जो ब्लैक्स हैं, लैटिनोज हैं, जो बाकी एशियन कम्युनिटीज हैं, जब तक आप उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो वाइट जो लोग हैं उनसे हमेशा से हाई है, जब तक आप मेन चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, यानी आप जो एलिफेंट इन द रूम है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। सबसे मेन चीज उनको एम्प्लॉयमेंट रेट है। अभी जो मैं ओवरऑल आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में तकरीबन 12 मिलियन के करीब लोग अनएम्प्लॉयड है कोविड की वजह से। रिकवर कर रहा है अमेरिकन इकोनॉमी रिकवर कर रही है, लेकिन वो बड़ी स्लो पेस है उसकी, और मजीद जो है वो उसमें टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन है उनका इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका कि एक और बेल आउट पैकेज दिया जाए या नहीं जाए। कम से कम इलेक्शन से पहले तो नहीं दे रहे, इलेक्शन के बाद वो किसी बेल आउट पैकेज पे जो है वो करेंगे। तो भाई, बेल आउट पैकेज क्या है? अब अमेरिका में प्रॉब्लम ये है कि जो बेल आउट पैकेज होता है, यानी जो हम बात करते हैं कि इससे पहले भी हम जैसे पाकिस्तान में हम एहसास प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे थे पिछली दफा, बेल आउट प्रोग्राम अमेरिका में होता ये है कि वो कॉर्पोरेट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, यानी कॉर्पोरेट जो है उनको दिया जाता है ज्यादा ताकि वो एक्सपैंड करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो इस तरह। जबकि करना ये चाहिए बेल आउट पैकेज में कि तकरीबन इसका कोई रेशो बना देना चाहिए ताहिर, यानी 60% जो बेल आउट पैकेज का, जो टोटल बेल आउट पैकेज का 60% या 70% हिस्सा है, वो डायरेक्ट जाके कंज्यूमर को दें, यानी माइक्रो लेवल पे जाके दें। ठीक है। और 30% और 40% के करीब जो है वो कॉर्पोरेट को दें, ताकि जाके जो जरूरतमंद है उन तक वो पैसा बेल आउट का पहुंचे। और वो जो हम बात करते आए हमेशा कि वो जो है वो सर्कल चल पड़े, जो इसकी हम बात करते हैं कि जो है वो खरीद बढ़े, जो पूरे खरीद बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे और प्रोडक्शन ज्यादा, पूरा साइकिल आपने समझाया था मुझे। ठीक है, जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल सलमान मेरे ध्यान से निकल जाएगा। ये अगर हम बात करें ट्रम्प की, तो बेसिकली ट्रम्प का हमेशा से यही रहा था कि मैं जो खारजा पॉलिसीज है उनको चेंज करूंगा, और उन्होंने मिडिल ईस्ट में किसी हद तक ये करके भी दिखाया। तो डू यू थिंक कि अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके ऊपर उन्हें जो थोड़ा सा पब्लिक सपोर्ट मिल सकता है, या इनडायरेक्टली ये कहना चाहिए कि रिलेटेड इनडायरेक्टली नहीं है लोगों से और लोगों के मसाइल इस वक्त उससे बड़े हैं, तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा ट्रम्प को? देखिए, आम इंडिविजुअल जो है अमेरिका में उसके मसाइल तो ये नहीं है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है और सारा कुछ। ठीक है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं उसी तरफ आ रहा था, फॉरेन पॉलिसी की तरफ ताहिर। देखिए, फॉरेन पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक है ताहिर, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जो ट्रम्प का पोस्चर है वो ऐसा है कि बहुत हॉकिश सा प्रेसिडेंट है। ठीक है ना, बिल्कुल सही वो करता है ये। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ कासिम सुलेमानी जो ईरान का जो चीफ था, उसके वाकये के अलावा ट्रम्प ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब हर जगह जाके नेगोशिएट कर गया। और उनकी अपनी किताब भी है, वो लोग मजाक में उनको कहते भी हैं, उनकी जो किताब है द आर्ट ऑफ द डील, तो वो जाके डील कर लेते हैं। मतलब चाहे नॉर्थ कोरिया का वाकया आप देखें या चाहे देखें, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्ट हो जाते हैं दोबारा से, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में पीस प्रोग्राम जो उनका चल रहा है और जो अरब वर्ल्ड जो है वो इजराइल को एक्सेप्ट कर रहा है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन आप
जंगें और इस तरीके की चीजें आप देखेंगे। अफगानिस्तान से फौजी, मैंने आपको बताया था कि क्रिसमस तक वो कह रहे हैं कि फौजी वापस आ जाएंगे, ये आप देखेंगे, इसका तसलसल देखेंगे। लेकिन अगर जो बाइडन सिलेक्ट हो जाते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, उनके इलेक्ट होने के 1 से 2 साल बाद आप कोई ना कोई एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट को बहुत करीब देख रहे हैं। ठीक मतलब है। मैं बहुत करीब देख रहा हूँ कि कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट, और खासतौर पर ईरान को आप देख लें, नजर में रख लें कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत करीब है। अब आगे देखते हैं कि होता है क्या, इलेक्ट कौन होता है। लेकिन ट्रम्प ने जब तक ये किया अपनी प्रेसिडेंसी में, किसी हद तक कंट्रोल करके रखा। ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसने पेंटागन और वॉशिंगटन को अपने उसमें कब्जे में रखा हुआ है, और जो कि जंग क्रिएट करते जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि असला कैसे बिकेगा, सही है। जब तक कि कोई जंग नहीं होगी या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इनकी जो सेल्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इस चीज से कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसके तसलसल में, जिसके अपने अंडर में ये सब कुछ आता है। वॉशिंगटन भी है और पेंटागन भी है। प्रेसिडेंट की जो से होती है वो बहुत कम रह जाती है। देखिए जब माहौल बन जाएगा तो प्रेसिडेंट की आपको पता है क्या से रह जाती है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आते हैं कि चांसेस कितने हैं। देखें पोल्स की बिल्कुल, बात वो करते हैं। उन चांसेस से पहले एक छोटी सी चीज, अगर हम डोमेस्टिक लोकल लेवल पे फिर बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे, जो बाइडेन को भी हमने इतना कोई स्ट्रांग स्पीकर या कहना चाहिए कि कोई ऐसी पर्सनालिटी एज अ इंडिविजुअल नहीं देखा जिन्होंने वो इम्पैक्ट बनाया हो कि ओ या ही इज़ गोना कम एंड चेंज द थिंग्स। ज़्यादातर या तो वो ट्रम्प के इल्ज़ामात का जवाब देते रहे, या उनकी एक कोई रूटीन सी जो पॉलिसी है जो कि यूजुअली उनकी जो जमात का खासा रहा है वो उसी के ऊपर बात करते रहे। बल्कि बहुत सारे सवालात के अंदर मैंने ये महसूस किया कि वो थोड़ा सा घबराए, वो थोड़ा सा लड़खड़ाए कि उनके पास जवाब नहीं था। हालांकि पोल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ही इज़ अहेड ऑफ द गेम राइट नाउ। अब आप बताइए कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या चांसेस हैं? देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया, ताहिर, इसको आप जरूर नजर में रखें। मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू से जो ट्रम्प के जो है ना वो बड़ा टफ टाइम देता है। ट्रम्प इस इलेक्शंस के दौरान भी अगर आप गौर से देखें मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो बाइडन को बहुत जो है वो सॉफ्ट बॉल प्ले करवाता है। ठीक है। हमेशा अगर आप सवालात की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया उसका जो बाइडन की इंटरव्यूज देख लें, बड़े सॉफ्ट से सवाल किए। जहाँ बारी आती है ट्रम्प की बहुत टफ होता है। तो ये तो एज जो है वो गया है बाइडन को, कि जो मीडिया जो है वो समवॉट जो है वो टिल्ट है उस तरफ, जो बाइडन की तरफ। जहां तक आपका सवाल है जो बाइडन का, देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जो बाइडन का कोई आप देखें उनके सवालात के जो जवाब दिए उन्होंने डिबेट्स के दौरान भी, वो कोई ऐसे कोई खातिर ख्वाह नहीं थे। मतलब अगर आप सुने तो कोई उनका प्लान नहीं है, वो वही ओबामा की लेगेसी, मतलब मेजॉरिटी उनका मामला ये कि जो ओबामा की लेगेसी उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इससे कई बेहतर तो हिलरी क्लिंटन थी, एटलीस्ट उन्होंने एक इम्पैक्ट तो कम से कम जनरेट किया था कि कम से कम लोग देख रहे थे कि या मे बी शी कुड विन। लेकिन यहाँ पर पोल्स के बावजूद ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बात बन नहीं पाएगी। देखिए हिलरी क्लिंटन में तो ये था ना, एक बज़ क्रिएट हुआ था कि पहली जो है वो खातून जो है प्रेसिडेंट बनेगी, बिल्कुल ठीक है, पहली एक बज़ क्रिएट हुआ था। लेकिन देखिए इनका क्या है कि वो ये ओबामा की लेगेसी को लेके आगे रहने। और एक और बात भी है, इनको 40 साल से ऊपर हो चुके हैं अपने सियासत में, लेकिन अभी भी आखिरी डिबेट अगर आपने गौर से देखी हो ताहिर, तो ट्रम्प इनको बार बार यही बोलते रहे कि भाई आप इतने अरसे से थे तो आपने किया क्यों नहीं, मतलब 8 साल आप वाइस प्रेसिडेंट है तो आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये लेजिस्लेशन क्यों नहीं की। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो वही वाली बात है कि जो इनका जो पोस्चर है जो बाइडन का, वो बड़ा पैसिव सा है। और अमेरिका को इस क्राइसिस से निकलने के लिए एक जबरदस्त किस्म का जो है वो प्रेसिडेंट चाहिए, जो एग्रेसिव भी हो अपनी अप्रोच में, जिसको फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी लेने आते हो। क्योंकि देखें बहुत सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं इस इलेक्शन पे। ये इलेक्शन जैसे ही होंगे आपको बहुत सारे डिसीजन लेने शुरू के 3 से 4 महीने में। ठीक है, क्योंकि अमेरिका की इमेज एज ए सुपर पावर, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, एज ए सुपर पावर बहुत डिटेरिएट हो चुकी है। और वो जो है बहुत सारे अमेरिकन खुद आर्ग्यू करते हैं इस बात को कि अमेरिका जो है वो एक इरिवर्सिबल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो इस इरिवर्सिबल डिक्लाइन से रोकने के लिए कुछ ज्यादा बड़े इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, और शुरू के 3 से 4 महीने में लेने पड़ेंगे। जो बाइडन की जो पर्सनैलिटी है उन डिसीजंस में जो है वो लेने में जो है फिट मुझे जो है नजर नहीं आती। तो अब ये देखना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जीतता कौन है। और अब आप पोल्स की बात करें तो बिल्कुल जो बाइडन आगे हैं ट्रम्प से। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जहां तक आप जलसे की बात करते हैं, रैलीज की बात करते हैं, जो ट्रम्प की रैलीज में जो अपने लोग आ रहे हैं वो जो बाइडन से बहुत ज्यादा है उनकी जो रैलीज में आ रहे हैं। चलें सर, टाइम फॉर द पोल। आपके ख्याल में, सलमान, यू आर अवर न्यूज एनालिस्ट, और अभी तक आपने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो कि सही साबित हुई हैं पिछले 2 महीने के प्रोग्राम्स के दौरान।
व्हाट्स योर वर्डिक्ट, आपके क्या स्पेकुलेशन है, हु इज गोना विन? देखें, आप मुझसे पूछे तो देखें, ये ऐसा है, इस तरीके से है कि दोनों तरफ अमेरिका में अगर ये सिलेक्ट होते हैं तो भी कुछ मसले आएंगे और ये सिलेक्ट होते हैं तो भी मसले आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के चांसेस हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर डोनाल्ड ट्रम्प सिलेक्ट नहीं होते तो अमेरिका सिविल वॉर की तरफ जाएगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आप ये बात नोट कर लें। अगर डोनाल्ड ट्रम्प सिलेक्ट नहीं होते हैं तो अमेरिका सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। सर कॉन्सिक्वेंसेस पे हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि देयर इज ऑफ कोर्स यू नो होल प्रोसेस बिहाइंड इट। पहले पोलिंग होगी, पोलिंग के बाद फिर हमें पता चलेगा कि रिजल्ट्स आएंगे। जब तक इंशाल्लाह हमारे मजीद प्रोग्राम्स भी होंगे। ये हमारी लास्ट इंटरेक्शन है बिफोर द इलेक्शन। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए यहाँ पर होंगे तो उस वक्त तक पोलिंग हो चुकी होगी और काफ़ी हद तक सिचुएशन हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। तो सलमान का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस बनिस्बत जो बाइडेन के ज़्यादा है, हालांकि पोल्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट सजेस्ट कर रहे हैं एट द मोमेंट। तो सलमान, मैं वक्त की कमी है, इसी के साथ जो है वो मैं आपको यहीं पर ही मतलब मुझे रोकना पड़ेगा और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपको जहमत देंगे और फिर देखेंगे कि हालात जो है वो किस तरफ गए। बहुत बहुत शुक्रिया था। थैंक यू सो मच। ये थे सलमान। डॉक्टर मोहम्मद खान साहब की आपने बातें सुनी, सलमान की प्रेडिक्शन आज आपको पता चली कि वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस फिर से हैं सदर बनने के। डॉक्टर खान साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी कि उन्होंने कम्युनिटी के हवाले से कहा कि अगर कम्युनिटी में लोग पैर खींचने के बजाय एक दूसरे के हाथ खींचना शुरू करें तो लोगों को ज़्यादा हेल्प होगी और लोग जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे। हम इंशाल्लाह हालात हाज़िरा प्रोग्राम के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक अपने होस्ट ताहिर शेख को इजाज़त दीजिए। हम जाने से पहले हमारा यूट्यूब का चैनल ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारी फेसबुक का जो हमारा पेज है आप उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारी वेबसाइट www.awazent.com उस पर ज़रूर लॉगिन कीजिएगा ताकि हमारे जो तमाम प्रोग्राम हैं वो आपके सामने हों और आप उनको देख सकें और उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। ताहिर शेख को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।